वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स होती हैं जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है आपका फिक्स होता है। तो 12th क्लास में हमारे सिलेबस में जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो हम अपनी इस वीडियो में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से किस तरीके से हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितनी मेटल्स प्रेजेंट है उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, तो जिंक का एग्जांपल लेके वो सीखेंगे और उसके बाद हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है वो किन कंडीशंस में होता है कि वो स्टैंडर्ड कहा जाता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इन दोनों को कोरिलेट करके नस्ट इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्यों नस्ट इक्वेशन आई थी, क्यों नस्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ी थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आइए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स वो होती हैं जिनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है आपका हमेशा फिक्स वैल्यू रहती है, वो चेंज नहीं होते। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसी इलेक्ट्रोड है जिसमें स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी इसका क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल की तो रिडक्शन पोटेंशियल भी जीरो होता है, और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तो वो भी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या है आपका डायग्राम है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनती है, आपके ग्लास जैकेट के अंदर प्लेटिनाइज्ड वायर को रखा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लेटिनम फॉइल है, प्लेटिनम फॉइल के ऊपर हाइड्रोजन गैस को क्या कराया जाता है, एड्सॉर्ब कराया जाता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब्ड प्लेटिनाइज्ड फॉइल जो है वो आपकी क्या होती है, HCl सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड रहती है। क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रोड्स जब पढ़ते हैं तो कोई भी मेटल उसके सोल्ट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन लिया है, तो हाइड्रोजन को उसके सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो हम किस में डिप करेंगे, HCl सॉल्यूशन में डिप करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होनी चाहिए सारी के सारी, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो 1 atm प्रेशर पे फिल कराई जाती है। ठीक है, और जो हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है वो क्या है, 1 मोलर कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है आपकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो रिएक्शन देख लेते हैं। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वर्क करती है किधर, एनोड की तरफ, ठीक, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तब आप कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाफ हाइड्रोजन गैस क्या करती है, H+ की फॉर्म में कन्वर्ट होके एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, इसने रिलीज कर दिया है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे इस तरीके से वर्किंग होती है। तो एनोड का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, E0 हाफ H22 H पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो क्या है, 0 है। अगर आपको रिएक्शन यूज करनी पड़ी एट एनोड तो आप रिएक्शन इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आपकी प्रेजेंट है कहाँ, कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो H+ आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, और क्या बनाएंगे, हाफ H2। हाफ H2 इसलिए कहा है क्योंकि गैस H2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हाफ लगा देंगे तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, किसका, हाइड्रोजन का। तो इसको लिखेंगे E0 H पॉजिटिव टू हाफ H2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखने का तरीका, और ये हो गया आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल को लिखने का तरीका। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड है जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी आपका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से ही हमने पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जितने भी मेटल्स हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कराया गया है। ठीक है, तो कैसे कराया है वो मैं आपको जिंक की हेल्प से बताती हूँ। ठीक है, अब क्या है, एक गैल्वेनिक सेल हमने क्या कर ली है, सेट कर ली। ठीक है, उसमें जिंक को किधर लिया है, एनोड पे। ठीक, क्यों, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन से क्या होता है आपका, ज्यादा होता है। हाइड्रोजन का
जो रिडक्शन वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल वो 0 है। तो ठीक है, जिंक का क्या होता है ज्यादा, दैट इज 0.76। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो एनोड पे जिंक को लिया है, जिंक इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड हियर वी यूज्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट कैथोड। ठीक है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा। ठीक, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कंप्लीट सेल का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड पे क्या है आपकी हाइड्रोजन, ठीक है, तो H+ से H2 गैस जो बन रही है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का क्या है 0। अब हमने ये सेटअप लगाया है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो यहाँ शो होता है गैल्वेनोमीटर पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो क्या होता है, कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आपकी यहाँ शो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या दिखेगा 0.76 दिखेगा। क्या वैल्यू शो होगी 0.76, क्योंकि कंप्लीट सेल में 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.76 वोल्ट आपका करंट प्रोड्यूस है इस टाइम पे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उसका तो कितना हो गया 0 हो गया। तो पूरी की पूरी सेल में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस टाइम आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है जिंक की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल 0.76 यहाँ लिख लिया, जो हमें किसने शो कराया है, गैल्वेनोमीटर ने शो कराया है। इसके बाद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0, तो जिंक वाली इलेक्ट्रोड का हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या हो गया E0 Zn2 पॉजिटिव टू Zn, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू -0.76। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का कितना हो गया 0.76, क्योंकि अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में चेंज करना है, तो हम साइन चेंज कर देते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, तो क्या होता है आपने पहले भी पढ़ा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल रेफर्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर सम स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब अगर आपकी गैल्वेनिक सेल कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो कर रही है, जैसे टेम्परेचर 298 केल्विन, ठीक है, और प्रेशर कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी 1 मोलर। 1 मोलर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन है आपने जहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या की है, डिप्ट की है, एंड प्रेशर ऑफ दी असेंबली, इलेक्ट्रोड असेंबली शुड बी 1 atm। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस अगर फॉलो करती है तो उस गैल्वेनिक सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, अगर देयर आर सम फैक्टर्स, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो कौन से फैक्टर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है यही फैक्टर्स रहे होंगे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टैंडर्ड वैल्यू को क्या कर देंगे, अफेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक और फैक्टर है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का अपना अपना नेचर भी होता है जो क्या करता है, आपके स्टैंडर्ड पोटेंशियल को चेंज कर देता है। ठीक, दूसरा टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। सपोज आपकी गैल्वेनिक सेल ऐसी जगह बनाई गई है जहां टेम्परेचर क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं है, 298 केल्विन दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, और प्रेशर भी क्या है आपका 1 atm प्रेशर नहीं है। तो क्या आप ऐसी गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए क्या होता है, हमें ऐसी जगह पे भी गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ता है जहां स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉलो नहीं होती है। ठीक है, तो यही जरूरत पड़ी थी कि नस्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसका यूज किया, नस्ट इक्वेशन का यूज किया। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नस्ट इक्वेशन क्या काम करती है, ईएमएफ कैलकुलेट करने का काम करती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने का काम करती है आपकी किसी भी गैल्वेनिक सेल का। कब, जब आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन फॉलो नहीं होती है। ठीक है, तो हम नस्ट इक्वेशन को पढ़ते हैं, आइए। तो स्टूडेंट्स,
जो नर्स्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, अगर आपकी गैल्वेनिक सेल कैसी कंडीशंस में है, स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है, तो तब उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए नर्स्ट ने एक इक्वेशन बनाई। क्या, जो फैक्टर्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करते हैं, वेरी करते हैं, उन फैक्टर्स के एक प्रोडक्ट को इन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कंप्लीट सेल का आता था उनमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो हम अभी देख के आए हैं कि हमारे पास क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स थे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करते थे, आपके वेरी करते थे। ठीक है, तो उनमें से क्या था, टेम्परेचर वेरी करता था। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ऑब्वियस सी बात है वेरी करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, कंसंट्रेशन भी क्या करती थी, वेरी करती थी। कंसंट्रेशन भी एक फैक्टर है, अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन है तो स्टैंडर्ड कंडीशन है, अदरवाइज तो अनस्टैंडर्ड कंडीशन है। तो जरूरी नहीं है कि हर गैल्वेनिक सेल में आपके 1 मोलर कंसंट्रेशन रखी जाए। ठीक, तो कंसंट्रेशन भी यहाँ यूज हुई है। तो आप नस्ट इक्वेशन को समझ सकते हैं, यहाँ वो फैक्टर्स यूज हुए हैं जो मैक्सिमम क्या करते थे, आपके किसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल को वेरी करते थे। तो नस्ट ने क्या काम किया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल जो आपका किसी भी कंप्लीट सेल का आएगा उनमें से माइनस कर दिया, किसको, 2.303 RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप जब नस्ट इक्वेशन लगाएंगे तो वो किसके ऊपर लगाएंगे, सीधी सी बात है, इक्वेशन के ऊपर लगाएंगे। तो इक्वेशंस में जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है वो ऊपर आएगी और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो नीचे आएगी। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, आपकी किसी भी गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं, कौन सा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब नस्ट इक्वेशन में जो फैक्टर्स हैं वो देख लीजिए। यहाँ R क्या है, आपका गैस कांस्टेंट, दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड असेंबली, जो भी आपको टेम्परेचर गिवन होगा वो आप टेम्परेचर यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, और N क्या है, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन पर्टिकुलर रिएक्शन। जब रिडॉक्स रिएक्शन चलती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जाते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जाते हैं, आपके गेन किए जाते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो मूव हुए हैं आपकी गैल्वेनिक सेल में उसको क्या बोल दिया जाता है, N। N मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन दी रिएक्शन। ठीक है, F क्या है, 1 फैराडे, दैट इज 96500 कूलम पर मोल। ठीक है, तो F आपका फैराडे है। ठीक, तो इन सब का यूज करके आपने नस्ट इक्वेशन, नस्ट साइंटिस्ट ने क्या किया, गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने का एक तरीका बता दिया। ठीक है, नस्ट इक्वेशन हमेशा किसकी फॉर्म में अप्लाई होगी, किसी भी रिड्यूस्ड स्टेट की फॉर्म में अप्लाई होगी। मतलब अगर आपकी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है उस पर नस्ट इक्वेशन अप्लाई होगी तो रिडक्शन की फॉर्म में वो रिएक्शन रहेगी। किस तरीके से, यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी लिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेटल है, मेटल के ऊपर कुछ आयंस प्रेजेंट है, जितने आयंस प्रेजेंट है इसने क्या किया, उतने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और किस फॉर्म में चली गई, सॉलिड फॉर्म में चली गई। ठीक है, तो इसके ऊपर आप नस्ट इक्वेशन अप्लाई कीजिए। ये क्या है आपका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू, ठीक है, क्या करेंगे, इसी सेल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल में से क्या माइनस कर दीजिए, 2.303 RT अपॉन NF log। ठीक है, अब क्या होता है, ये कंसंट्रेशन आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। अभी मैं आपको इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने वाली हूँ। ठीक है, जब कोई भी मेटल सॉलिड फॉर्म में होगी तो उसकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी मान के चलते हैं, तो उसको क्या लिखा जाएगा, हमेशा 1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन, जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई आपकी 1 और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई आपकी, जो भी कंसंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन होगी। तो आइए सबसे पहले नस्ट इक्वेशन का यूज हाफ सेल के लिए देख लेते हैं और फिर उसके बाद कंप्लीट सेल के लिए देखेंगे। तो ये हमने एग्जाम्पल लिए है, इसकी हेल्प से हम एक न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं जैसे नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड होता है, लेकिन ये हमने हाफ सेल ली है, रिडक्शन फॉर्म में हाफ सेल को लिया है। इसके बाद जो हम एग्जांपल देखेंगे वो कंप्लीट सेल के लिए देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन
जो एग्जाम में आते हैं वो कंप्लीट सेल के लिए आते हैं। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग सेल, और उसमें 3-4 पार्ट बना के दिए होते हैं क्वेश्चन। अब आप जिस तरीके से न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे उस टाइम पे उसी अकॉर्डिंग आपको मार्क्स भी मिलते हैं। किसमें? बोर्ड में। नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करने के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है, उसको नीचे फिर सॉल्व करने के भी मार्क्स होते हैं, ठीक। 1 मार्क्स में वो वैसे बहुत सारी चीजें पूछ लेते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल भी हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल, किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट होगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल जो उस सेल का आता है, एक, जैसे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में सीखा भी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना सेल का क्या करते थे, कितना जो आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल होता था कैथोड का, उसमें से एनोड के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर देते थे, ठीक है। वहां आपको मैंने बताया भी था कि नस्ट इक्वेशन में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की बहुत ज्यादा क्या होगी, यूज होगा, ठीक। तो माइनस 0.0591 अपॉन एन लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर 298 केल्विन ही गिवन है तो आपकी ये इक्वेशन क्या बन जाती है, जैसे हमने अभी पहले जो इक्वेशन लिखी थी बोर्ड पे वो लिखी थी यहाँ 2.303 RT अपॉन NF। लेकिन अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको जो न्यूमेरिकल है वो एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे दे रखा है तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके ये फैक्टर्स हैं 2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर 298, ठीक है, और फेराडे 96500, इस पूरी कैलकुलेशन को करके आपकी ये वैल्यू आ जाती है 0.0591। अब n को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके हर रिएक्शन में अलग अलग होते हैं। वैसे टेम्परेचर मैक्सिमम 298 केल्विन ही मिलता है न्यूमेरिकल में मैक्सिमम टाइम, ठीक है। वो अलग बात होती है अगर बाय चांस टेम्परेचर 298 केल्विन ना मिले, कुछ और डिग्री सेल्सियस दे दिया जाए, ठीक है, तो तब आप 0.0591 नहीं लगाते, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको 0.0591 ही लगाना पड़ता है क्योंकि टेम्परेचर क्वेश्चंस में 298 केल्विन गिवन होता है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन है Fe2 पॉजिटिव प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें जो Fe2 पॉजिटिव की आयंस है सॉल्यूशन में वो कितने हैं, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन। देखो यहाँ पे 1 मोलर नहीं है ना, ठीक है, क्या कंसंट्रेशन है आयंस की, 0.1 मोलर, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए आप, Fe इलेक्ट्रोड इज प्रेजेंट इन Fe फेरस की इलेक्ट्रोड फेरस के सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट है और उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपकी 0.1 मोलर है, ठीक है। तो रिएक्शन लिख लेते हैं, रिड्यूस्ड स्टेट में ही रिएक्शन होती है। Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe सॉलिड। Fe आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या किया, आयरन सॉलिड बन गया, ठीक है। तो ये नस्ट इक्वेशन है आपकी जो इस पे अप्लाई करेंगे। EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नोट ऑफ द सेल, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। यहाँ कंप्लीट सेल नहीं है, हाफ सेल है, तो सिर्फ हम Fe2 पॉजिटिव का ही क्या लेंगे, सिर्फ आयरन का ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, तो वो क्या होता है, नेगेटिव 0.44, ठीक है। तो हम आने वाले आगे लाइंस में नेगेटिव 0.44 पुट कर लेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल को, माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज किए गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस रिएक्शन में यूज हुए हैं, ठीक है। लो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपका ये है Fe सॉलिड, तो सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी होती है, तो इसको क्या लिख लिया 1। और आयंस जो प्रेजेंट है Fe2 पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 0.1 मोलर, तो इसको लिख लिया हमने 0.1। अब आगे चलते हैं, log 1 अपॉन 0.1 क्या हो जाएगा आपका, log 10। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक। तो अब इस ये कैलकुलेशन नेगेटिव 0.44 माइनस क्या होगा, 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू कितनी आई, 0.02955। अब इन दोनों को ऐड करके आपकी जो वैल्यू आएगी इस किसकी वैल्यू आएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल आयरन का, वो आपका ये आएगा, ठीक है।
नोट स्टैंडर्ड वाले थे जो सिंपल कैलकुलेट होते थे, और जब नोट नहीं होता तो इसका मतलब वो रिडक्शन पोटेंशियल आपका स्टैंडर्ड कंडीशन वाला नहीं है। तो क्या लगानी पड़ती है आपको उस टाइम पे? नस्ट इक्वेशन। अब हम नस्ट इक्वेशन को किसके लिए देखेंगे? फुल रिएक्शन के लिए देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम नस्ट इक्वेशन कंप्लीट सेल के लिए लगाना सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल के ऊपर देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले ये आपकी एक कंप्लीट सेल है, Zn से Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, एंड Cu2 पॉजिटिव से Cu, ठीक। तो ये एनोड और ये सोल्ट ब्रिज और ये कैथोड, ठीक है। तो इसके लिए क्या सीखेंगे? नस्ट इक्वेशन फुल सेल के लिए कैसे लगती है। Zn से Zn2 पॉजिटिव, सोल्ट ब्रिज Cu2 पॉजिटिव टू Cu, ठीक है। तो एनोड पे जो रिएक्शन है वो लिख लेते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Zn सॉलिड से क्या बना है? Zn2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, ठीक है। अब ये हाफ सेल है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल थी, ठीक है। और ये आपकी कौन सी? रिडक्शन हाफ सेल, Cu2 पॉजिटिव। इसने क्या किया? इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और कॉपर सॉलिड बना दिया। ये क्या है आपकी? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये आपकी रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। अब क्या होता है? नस्ट इक्वेशन रिड्यूस्ड फॉर्म में ही लगती है, ठीक। तो इसमें भी क्या होगा? हम जो कंसीडर करेंगे वो रिड्यूस्ड फॉर्म कंसीडर करेंगे। पहली वाली इक्वेशन की भी कौन सी फॉर्म कंसीडर करेंगे? रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। तो लगाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखते हैं हम। जो एनोड है हमारी उसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो किसकी फॉर्म में लिखेंगे? रिडक्शन की फॉर्म में। नस्ट इक्वेशन रिडक्शन की फॉर्म में लगती है, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn रिडक्शन की फॉर्म में। जिंक का यहाँ कौन सा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ई नोट Zn2 पॉजिटिव टू Zn 0.0591, क्योंकि हम किस पे सीख रहे हैं? एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक। 0.0591 अपॉन एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आप खुद देखिए, अगर रिड्यूस्ड फॉर्म में लगेगी तो आपका सॉलिड इधर होगा और आयंस किधर होंगे? किधर होंगे आयंस? लेफ्ट की साइड में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 1, और रिएक्टेंट की कितनी हो गई आपकी? Zn2 पॉजिटिव। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन है हमारी जो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर के लिए लगेगी, ठीक है। जो पहली इक्वेशन पढ़ी है वो हमारी किसके लिए है? इस तरफ के लिए है, जो क्या है? लेफ्ट साइड है। दूसरी इक्वेशन हमारी इस तरफ, जो क्या है? आपकी राइट साइड है, दैट इज योर कैथोड, ठीक। तो कॉपर के लिए लगाना सीख लीजिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ईएमएफ ऑफ द सेल Cu2 पॉजिटिव टू Cu, ई नोट Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉग, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब इनकी कंसंट्रेशन गिवन होती है, वो हमें रखनी पड़ती है। क्वेश्चन में हम ये नस्ट इक्वेशन डायरेक्ट लगाते हैं। नस्ट इक्वेशन ऐसी क्यों लगती है कंप्लीट सेल के लिए? वही आपको सिखाने के लिए इस डेरिवेशन को किया गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जब किसी कंप्लीट सेल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है? राइट साइड वाली जो कैथोड होती है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तभी तो फुल सेल के लिए क्या आएगा? रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल। कैसे? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस Zn2 पॉजिटिव टू Zn, ठीक है। अब ऐसे क्या होगा? जब इक्वेशन नंबर 2 किसकी है? आपकी राइट साइड की है, और इक्वेशन नंबर 1 किसकी है? लेफ्ट साइड की है। तो इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कहने का मतलब है सेल के रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए राइट साइड के रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड कौन सी है आपकी? ये कॉपर वाली, ठीक है। एनोड कौन सी है? जिंक वाली। तो इसमें से जिंक वाली इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करना है, ठीक है। तो ये हमने इधर माइनस कर लिया इक्वल टू के। अब क्या हुआ? ई नोट Cu2 पॉजिटिव माइनस ई नोट Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस
E नोट Zn2 पॉजिटिव टू Zn, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक, माइनस इक्वेशन नंबर 2 का 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव माइनस, ठीक है, इसमें ऑलरेडी एक माइनस था, ठीक, तो 0.091 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए EMF ऑफ द सेल, ये पूरा क्या बन गया आपका EMF ऑफ द सेल, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, सॉरी स्टैंडर्ड नहीं है ये, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। अब ये क्या बन गया आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, तो इस पे क्या लगा दिया नोट, ठीक है, माइनस। अब यहाँ क्या होगा, माइनस हम कॉमन लेने वाले हैं, ठीक है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या था, माइनस माइनस पॉजिटिव था, तो यहाँ फिर से पॉजिटिव नेगेटिव ही हो जाएगा, ठीक, तो किसकी फॉर्म आएगी 0.0591 अपॉन एन को क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस ऑलरेडी क्या था पॉजिटिव, जब कॉमन के बाहर माइनस जाएगा तो ये प्लस वापस से क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है, तो लॉग, अब जब क्या होता है अगर ये माइनस हो जाए, लॉग 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव माइनस लॉग 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव, तो माइनस क्या होता है, एक कंडीशन होती है log x माइनस log y, तो उसमें क्या होता है log x अपॉन y, ठीक है, तो 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव अपॉन 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव, ठीक है, तो अपॉन के अपॉन में कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नोट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसको हम न्यूमेरिकल की फॉर्म में कैसे अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। तो बच्चों ये एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, तो ये आपको कंप्लीट सेल गिवन है, ठीक है, ध्यान से देखिए, क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ठीक है, और क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहाँ लिखी है, दैट इज 0.1 मोलर, ठीक है, सोल्ट ब्रिज Fe2 पॉजिटिव से Fe, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक, तो अब इसके लिए क्या है, आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम का भी गिवन है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल आयरन का भी गिवन है, ठीक है, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव से क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव 0.75 वोल्ट और आयरन 2 पॉजिटिव से आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव 0.45 वोल्ट, तो इन दोनों का यूज हमें क्या अभी नेक्स्ट इक्वेशन में करना पड़ेगा, ठीक है, जो कंप्लीट सेल का E नोट ऑफ द सेल लिखेंगे हम, तो वो कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से इस वाले में से इसको क्या कर देंगे माइनस करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले अपनी सेल रिएक्शन बनाते हैं, ठीक, क्योंकि सेल रिएक्शन से ही हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चलता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल में आप देखेंगे किस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम क्या करेंगे आप यूज करेंगे कि आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए गए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए गए हैं, सपोज रिलीज किए गए हैं 3 इलेक्ट्रॉन, गेन किए जा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो सेम नहीं है, ठीक है, तो इसलिए रिएक्शन देखनी बहुत जरूरी है, ठीक, तो क्रोमियम से सबसे पहले एनोड, ये क्या है आपका जो सेल रिप्रेजेंटेशन है, दिस वन इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन, तो ये एनोड सोल्ट ब्रिज कैथोड, ठीक है, तो एनोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, तो इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख लीजिए, क्रोमियम से क्रोमियम 3 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, ठीक है, दूसरा है आपका कैथोड, कैथोड जिसपे क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, जो लिखा है उसको ही आप लिखो, जितने आयंस लिखे हुए हैं उतने आयंस गेन करवाइए स्टार्टिंग में, Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड जो रिडक्शन रिएक्शन लिखी है मैंने, Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लिया, अब 2 पॉजिटिव है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, गिव्स Fe सॉलिड, ठीक,
अब यहाँ देखो रिलीज जो हुए थे वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए थे, 3, ठीक है, लेकिन गेन जो हुए वो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इक्वेशन आपको इलेक्ट्रॉन्स क्या करने पड़ेंगे, बैलेंस करने पड़ेंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए उतने इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, गेन भी होने चाहिए, ठीक। तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 2 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जो गेन होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन ही इस रिएक्शन में रिलीज होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन ही क्या होंगे, गेन होंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक, कौन सी वाली को, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को, और रिडक्शन वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप अपनी नेट सेल रिएक्शन लिखिए जिसपे आपको नेक्स्ट इक्वेशन लगानी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है आपकी 2 क्रोमियम प्लस, इस वाली को किससे किया, 3 से, तो 3 Fe2 पॉजिटिव गिव्स, ठीक है, 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 Fe सॉलिड। तो ये आपकी क्या बन गई, आपके पास नेट रिएक्शन बन गई, नेट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये नेट सेल रिएक्शन हो गई आपकी, ठीक। अब इसमें क्या है, Fe2 पॉजिटिव आयंस, जहां Fe डिसॉल्व है, तो Fe इज डिसॉल्व्ड इन Fe2 पॉजिटिव सॉल्यूशन, तो उसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर, तो 0.01 मोलर हमने यहाँ लिख लिया, ठीक। अब क्रोमियम की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 0.1 मोलर, तो ये हमें नेक्स्ट इक्वेशन में यूज होगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नोट ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ध्यान रखना यहाँ ई नोट ऑफ द सेल कैसे निकला है, जो आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन में जिसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल में से, ठीक है, क्या करेंगे, एनोड जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये वैल्यू आपको गिवन है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिए, माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन क्या थे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कितने हो गए हो आपकी रिएक्शन में, 6, 3 इंटू 2 6, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है, तो 6 ही रिलीज हो रहे हैं और 6 ही गेन हो रहे हैं, तो n इज इक्वल टू योर 6 लॉग। अब आपको ये लिखते हुए ध्यान में रखना है, जब आपको ये लिखना है लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये लेना है आपको अपनी सेल रिएक्शन से, सेल रिप्रेजेंटेशन में मत ले लेना, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सेल रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है, तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट क्या है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ठीक है, तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट और है, अगर इनके आगे इनकी मोलिकुलैरिटी होती है तो वो इनके कहाँ चली जाती है, पावर में चली जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ क्रोमियम के 2 आयंस है, ये क्यों बना, क्योंकि हमें पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ गया था, यहाँ पे इन इक्वेशन में हमारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं थे, ठीक है। तो 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव, इसका मतलब क्रोमियम 3 पॉजिटिव की पावर 2, तो जो क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो कितनी है, 0.1 मोलर, हमने यहाँ से उठा के रखी थी, ठीक है, तो 0.1 की पावर 2 रिएक्टेंट इनटू साथ में क्या है, सॉलिड, सॉलिड वालों की जो कंसंट्रेशन होती है वो 1 होती है, तो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01, इसके आगे कितनी है, 3 है, इसके आगे आपका क्या नंबर है, 3, क्योंकि इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो Fe2 पॉजिटिव की पावर कितनी हो जाएगी, 3, तो Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 0.01। अब याद रखना, अगर आप नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं किस पे, डायरेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन पे, तो ऊपर वो आयंस आते हैं जो इस तरफ हैं, जैसे क्रोमियम 3 पॉजिटिव ऊपर आया है, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव नीचे आया, बाकी तो आपके सॉलिड होते हैं, सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या है, यूनिटी है, 1 है, ठीक। लेकिन अगर आप रिएक्शन में लिख रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, आपको ध्यान रखना है रिप्रेजेंटेशन वाला, ठीक है। और ई नोट ऑफ द सेल कैलकुलेट करने का ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, ठीक। अब वैल्यू लिख लेते हैं, 0. इसकी वैल्यू क्या आई आपकी,
3, ये दोनों क्या हो गया आपस में माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया आपका 0.3, ठीक है। इधर 0.0591 डिवाइडेड बाय 6 को क्या आ गया 0.00985, ठीक है। अब क्या होता है किसी लॉग के साथ जब किसी चीज की पावर होती है तो वो पावर क्या चली जाती है, आगे चली जाती है। सपोज log x टू दी पावर y है तो ये प्रॉपर्टी क्या कही जाएगी, y log x, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 2 log 0.1, ठीक है। तो log 0.1 कितना हो गया आपका -1, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है, ऐसे ही माइनस अपोन में है तो क्या हो जाएगा -3 log 0.01, ठीक। तो -3 log 0.01 की वैल्यू -2, ठीक। अब इस सबको सॉल्व करके आप देख सकते हैं आपका आंसर 0.261 वोल्ट आया है, ठीक। इस तरीके से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इक्वेशन के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स उठाने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए वीडियो पे।